Assalamu alaikum. I am Bushra Mumtaz and I hope that you are all doing great. आज हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव एंड नैरेटिव पैसेजेस के बारे में कि हाउ कैन वी क्रैक द टेक्निक्स इन दीज पैसेजेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्गुमेंटेटिव पैसेजेस पे बात की कि किस तरह से हमारे पास आइडियाज़ होते हैं, कैसे कॉम्प्लिकेशंस वो क्रिएट करता है जो एग्जामिनर है स्टूडेंट के माइंड में। डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव पैसेजेस कंपैरेटिवली जो आर्गुमेंटेटिव हैं पैसेजेस उनसे इजी होते हैं, लेकिन ये इतने भी इजी नहीं होते। इनमें कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं कि स्टूडेंट को अगर उसमें से एमसीक्यू आ जाए तो वो अपने मार्क्स को खो सकता है। ऑलमोस्ट 10 मार्क्स तो मस्ट हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव जो पैसेज है या नैरेटिव है इसमें से वो पूछ लेगा आपसे कि अगर नैरेटिव आ जाता है तो वो आपसे पूछेगा कि इसमें जो स्टोरी बताई जा रही है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से है। उसमें स्पीकर फर्स्ट स्पीकर है या थर्ड स्पीकर है। ज़्यादातर फर्स्ट या थर्ड ही स्पीकर में स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कहानी है बताई जाती है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस की तरफ आ जाते हो जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है, पेंटिंग होती है वर्ड्स की फॉर्म में किसी भी इवेंट के बारे में, ठीक है, किसी भी कैरेक्टर के बारे में, तो उसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होते हैं। तो आपको एमसीक्यू आ सकता है कि कोई भी सेंटेंस स्पेसिफिक जो लाइन है किसी भी पैराग्राफ की उस पैसेज में से वो अंडरलाइन करेगा और आपसे पूछ लेगा कि इसमें उसने अपना मीनिंग मज़ीद क्लियर करने के लिए जो राइटर है कौन से फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ किया है। जैसे आपने अपने प्रीवियस बुक 3 में ख़ास तौर पे ज़्यादा इनको पढ़ा था। जैसे आपका हाइपरबोले था, मेटाफर है, सिमिली है, एलिट्रेशन है, ऑक्सीमोरॉन है एंड सो ऑन। तो जब तक आपको इन बातों का नहीं पता होगा तो आपको पैसेज भी इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी। डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस। डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस में जो आज हम डिस्कस करेंगे, नंबर 1 सिमिली, 2 मेटाफर, 3 ऑक्सीमोरॉन, फोर्थ है जी आपके पास हाइपरबोले, फिर जी सेंसुअल इमेजरी, ओनोमेटोपिया, आयरनी, पर्सोनिफिकेशन। नैरेटिव पैसेजेस में जो आज हम बात करेंगे स्पीकर पे करेंगे, फर्स्ट स्पीकर, थर्ड स्पीकर। कैरेक्टर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है अगर नैरेटिव पैसेज आ जाए। वो आपसे पूछ लेगा, वो आपसे इतना इजी क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछेगा एंट्री टेस्ट में कि इस कैरेक्टर का नेम बता दें, ठीक है, या ये कैरेक्टर इसमें क्या काम कर रहा है। वो आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि इस कैरेक्टर की टाइप बता दें, ठीक है। यहाँ आपके सामने टाइप्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं मैंने वो आपके साथ डिस्कस किए हैं जी। स्टैटिक, डायनामिक, प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट। ये 4 टाइप्स हैं कैरेक्टर की जो अक्सर अगर आपसे एमसीक्यू आ सकते हैं तो वो इस हवाले से आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिमिली पे। जब भी आप कोई बात बता रहे होते हो डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस में, ठीक है, तो आप कंपैरिजन का भी इस्तेमाल करते हो। कंपैरिजन क्यों यूज़ होता है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा अच्छे अंदाज में बता सको, ठीक है, रीडर को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ सके। दूसरी सेंस में ये भी कहा जाता है कि ये जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं ये हेल्प करते हैं टू मेक योर राइटिंग लाइफ लाइक करने के लिए, यानी दे प्रोवाइड लाइफ टू योर वर्ड्स। तो आपकी जो पीस ऑफ राइटिंग होती है ना उसको ये एक तरह से जानदार बना देते हैं, ठीक है, जिसे आप लाइवली कह सकते हो। ओके, कंट्रास्ट। जब आप कंपैरिजन करते हो या कंट्रास्ट करते हो, कंपैरिजन करने के 2 तरीके हैं। एक होता है डायरेक्ट तरीका और एक होता है इनडायरेक्ट तरीका। कभी कभी आप डायरेक्ट अंदाज में कंपेयर करते हो और कभी आप इनडायरेक्ट तरीके से कंपेयर करते हो, ठीक है। सो सिमिली जो है वो डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, आप डायरेक्ट कंपेयर करते हो। कंपैरिजन कैसे किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। 2 डिफरेंट थिंग्स से मुराद ये है
दो दे आर डिफरेंट इन अपीयरेंस, ठीक है, अपीयरेंस में वो डिफरेंट होंगी, लेकिन वो ज़रूर कोई ऐसी कॉमन क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक शेयर कर रही होंगी जिस बेस पे उसका कंपैरिजन भी होगा और आपको बात समझ भी आएगी, ठीक है। डेफिनेशन की तरफ आते हैं इसकी। इट इज़ अ लिटरेरी टर्म वेयर यू यूज़ लाइक और एज, ठीक है, ये लिटरेरी टर्म है जिसमें आप लाइक का इस्तेमाल करते हो या एज का इस्तेमाल करते हो कंपैरिजन करते हुए, टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स एंड शेयर अ कॉमन क्वालिटी बिटवीन दैम, ठीक है। और फिर एक उनमें से जो कॉमन क्वालिटी होती है जिस बेस पे कंपैरिजन किया जाता है आप उसकी बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं जी। एज लाइट एज अ फीदर, ठीक है, एज ब्लाइंड एज अ बैट, एज साइलेंट एज ग्रेव, as busy as honeybee, as brave as lion, ठीक है जी। ये थी इजी सी। अब देखते हैं थोड़ा सा इसको लाइंस में, छोटे से पैराग्राफ में। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ देखें। द मैन वॉज एज स्टिल एज अ माउस, आदमी इतना खामोश था जितना कि एक चूहा होता है, ठीक है, जब वो डरा हुआ होता है। द वर्स्ट थिंग ऑफ ऑल वुड बी टू डिले, his heart was thumping like a drum, but his face from long habit was probably expressionless. अब यहाँ पे आपके पास 2 सिमिलीज आई हैं, ठीक है। पहले में उसने जो आदमी है जिस करेक्टर को वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है उसकी कैफियत बताने के लिए, उसकी कंडीशन बताने के लिए पहले उसने कहा एज स्टिल एज अ माउस, कि वो एक सिमिली आ गई, ठीक है। फिर his heart was thumping like a drum, 2 सिमिलीज हैं, ठीक है। आपको अगर कोई ऐसा पैसेज आ जाता है जिसमें इस तरह की डिस्क्रिप्शंस यूज़ हो रही हैं, ठीक है, तो वो इसमें से आपसे अगर सिमिली पूछ ले तो आपको आइडिया होना चाहिए। और छोटा सा हिंट, सिमिली को आइडेंटिफाई, अगर आपको नहीं भी याद, आप कंफ्यूज हो गए हैं पेपर में, तो छोटा सा हिंट जहन में रखें, सिमिली जहाँ यूज़ होगी वहाँ लाइक या एज इस्तेमाल ज़रूर होगा। जहाँ आपको नज़र आ जाए और आपको जहन में नहीं आ रहा हो तो इससे हिंट ले लो, ठीक है। जहाँ लाइक या एज होगा वो है ही सिमिली, आंखें बंद करें और टिक लगा दें उस पर। नेक्स्ट, मेटाफर। ये जो मेटाफर में आप कंपैरिजन करती हो ये इनडायरेक्ट वे में होता है, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ यू आर लाइन, अब मैंने डायरेक्ट आपको कह दिया कि आप शेर हैं। लाइन इज अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी, स्ट्रेंथ, ठीक है। तो मेटाफर से जहन में लेकर आए कि आप जब डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं बल्कि इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, और इनडायरेक्ट कंपैरिजन हिडन कंपैरिजन में आ जाता है। डेफिनेशन देखते हैं जी। इट इज अ हिडन कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स दैट आर अनरिलेटेड बट विच शेयर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये भी मीन्स बिटवीन 2 थिंग्स दैट आर अनरिलेटेड, अनरिलेटेड से मुराद उनकी सिर्फ अपेरेंस की बात हो रही है, ठीक है। जैसे मैंने कहा यू आर लाइन, तो आपकी अपेरेंस शेर जैसी तो नहीं है ना, मैंने आपको कंपेयर किस बेस पे किया, उसकी एक करेक्टरिस्टिक की बेस पे किया, एक क्वालिटी की बेस पे किया, तो यही बात इसमें बताई जा रही है। एग्जाम्पल की तरफ मजीद एग्जाम्पल्स देखते हैं। ट्रीज आर पोएम्स, द अर्थ राइट्स अपॉन द स्काई, अब यहाँ उसने कहा दरख्त नज़म है, नज़म की तरह से हैं, द अर्थ राइट्स अपॉन द स्काई, ठीक है। तो अब यहाँ पर दरख्तों को डायरेक्ट पोइम्स के साथ उसने कंपेयर कर दिया, तो हमारे पास ये क्या आ गया, पोइम्स, यहाँ पे ये चीज़ क्या बन गई, ये मेटाफर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है जी टाइम इज अ थीव, अब यहाँ आप टाइम को क्या कह रहे हो, थीव, क्यों, क्योंकि टाइम इतनी तेज़ी से गुजरता है, जिस तरह चोर एक चोरी करता है बहुत तेज़ी से भागने की कोशिश करता है, तो हम अक्सर वक्त का कंपैरिजन थीव के साथ भी करते हैं कि हमें वक्त का पता ही नहीं चलता, वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो थीव है ये भी आपका मेटाफर है। नेक्स्ट है जी मोस्ट कॉमन, ये आप सुनते रहते हो, ही इज़ द एप्पल ऑफ माई आई, ठीक है, वो मेरी आंखों का तारा है। अब क्या वाकई में एप्पल हो, नहीं, लेकिन फेवरेट फ्रूट की तरह से उसको आप इस्तेमाल करते हो, इसी तरह आप अपने घर में अपने पेरेंट्स के लिए भी बड़े अजीज़ हो। सो कंपैरिजन हुआ क्वालिटी की बेस पे। तो इस तरह की एग्जांपल्स को जहन में रखो ताकि आपको बेहतर अंदाज में समझ आ सके जी।
आगे है हमारे पास ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन को सिर्फ सिंपल 2-3 वर्ड्स में ध्यान में रखना है आपने। वर्ड ऑपोजिट, वर्ड ऑपोजिट की फॉर्म में ये साथ साथ यूज होते हैं। यूज क्यों होते हैं? अलर्ट करने के लिए रीडर को, रीडर की अटेंशन मज़ीद उसकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, यानी रीडर की जो अटेंशन है उसे मज़ीद अपनी तरफ राग़िब करने के लिए जो राइटर है वो इस तरह के वर्ड ऑपोजिट ज़रूर यूज़ करता है। ये ऑक्सीमोरॉन आप भी अपने डेली बेसिस में यूज़ कर रहे होते हो। देखते हैं। It is a figure of speech in which two opposite ideas are joined to create an effect। ठीक है, दो opposite ideas होते हैं और उन्हें आप connect कर देते हो। दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हो a self contradictory word और group of words। ठीक है, कि self contradictory words वही word opposite की फॉर्म आ गई। एग्जाम्पल्स दें जी। ओरिजिनल कॉपी, आप अक्सर कहते हैं अगर वो ओरिजिनल है तो फिर हम कॉपी का वर्ड क्यों यूज़ करते हैं। फिर हम कहते हैं इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, सीक्रेट तो बताया ही नहीं जाता, फिर भी आप कहते हैं इट्स ओपन सीक्रेट, वर्ड ऑपोजिट हो गया। डेफिनेटली, मे बी, ठीक है, डेफिनेटली भी कहते हैं और फिर मे बी कह देते हैं। डेफिनेट का मतलब तो होता है पक्की बात होना, मे बी का मतलब होता है शायद होना। सो ऐसे जो वर्ड्स का कम्बिनेशन होता है वो ऑक्सीमोरॉन कहलाता है और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग्स में ये आपको लाजमी मिलेगा। ठीक है, और वो पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आपकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल थी बुक 3 में फर्स्ट पोइम वीरेन, उसमें उसने यूज़ किया था फ्रेज़ यूज़ किया था स्वीट नॉइस। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन था स्वीट नॉइस का, मुझे बताएं कभी आवाज़ भी स्वीट हुई है आज तक? शोर कभी स्वीट नहीं होता, लेकिन अटेंशन देने के लिए रीडर को अपनी थीम की तरफ यानी पिन पॉइंट करने के लिए उसने इस तरह की चीज़ें और टेक्निक्स यूज़ होती हैं। एक और एग्जाम्पल है जी हमारे पास, देयर वॉज अ डार्क लाइट। अब लाइट भी है और डार्क भी है, सो डार्क लाइट आपका ऑक्सीमोरॉन हो गया। एंड डेफनिंग साइलेंस, ठीक है, साइलेंस में तो वैसे ही आवाज़ नहीं आती, डेफनिंग साइलेंस यानी वो इस पे आपको स्ट्रेस देना चाह रहा है कि इस कदर खामोशी थी कि डेफनिंग के अकॉर्डिंग थी, यानी आप उसे बिल्कुल किसी अंदाज से सुन ही नहीं सकते थे। तो आपका डेफनिंग साइलेंस भी यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीमोरॉन हो गया। आई वॉज क्लियरली कन्फ्यूज्ड, एक और ऑक्सीमोरॉन आ गया, आई वॉज क्लियरली कन्फ्यूज्ड। अब आप क्लियर भी हो और कन्फ्यूज्ड भी हो, ठीक है, आई वॉज क्लियरली कन्फ्यूज्ड। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस के ऊपर प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपने। अब आगे बात करते हैं हाइपरबोले पे। हाइपरबोले का मतलब होता है एक्जेजरेशन, यानी आप किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे होते हो। इट इज़ अ ग्रीक वर्ड meaning excess. It is a figure of speech that uses extreme exaggeration to make a point or show emphasize. ठीक है, आप और ये यूज़ क्यों करते हो? emphasize करने के लिए, किसी बात पे जोर देने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, I am so thirsty I can drink an ocean. मुझे इतनी प्यास लगी है कि मैं पूरा समंदर पी जाऊँ। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये बात बताने के लिए कि मैं बहुत प्यासा हूँ, तो यहाँ पर उसने साथ में नेक्स्ट सेंटेंस में ओशन का वर्ड यूज़ कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? हाइपरबोले हो जाएगा। नेक्स्ट, आई हैव टोल्ड यू टू क्लीन दिस रूम 100 times। ठीक है, मीन्स इससे पता चलता है कि इट इज़ अ डिवाइस दैट वी ऑल्सो एम्प्लॉय इन आर डे टू डे लाइफ। ठीक है, हम अपनी डेली बेसिस पे भी इस तरह के वर्ड्स और इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे था आई हैव टोल्ड यू टू क्लीन दिस रूम 100 times, कि मैंने तुम्हें 100 मरतबा कह दिया कि इस कमरे की सफाई कर लो। ठीक है, अब बेशक उसको 2 से 3 दफ़ा ही कहा गया हो, बट 100 times 100 मरतबा। सो इस तरह के जो आपकी फ्रेजेस हैं ये अक्सर आप और सेंटेंसेस हैं आप अक्सर अपनी डेली रूटीन में भी यूज़ कर रहे होते हैं। और क्यों करते हैं? परसुएट करने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए, और यही टेक्निक जो है राइटर अपनी राइटिंग्स में यूज़ करता है। एग्जाम्पल नंबर 2, वेल नाउ वन विंटर इट वॉज सो कोल्ड दैट ऑल द गीज फ्लू बैकवर्ड। गीज आपको पता है बगलों की तरह से होते हैं।
and all the fish moved south, and even the snow turned blue. Late at night it got so frigid. फ्रिजिड मीन हद से ज़्यादा सर्दी हो चुकी थी, चीज़ें फ्रोज़न फॉर्म में आ गई थी. इट गॉट सो फ्रिजिड दैट ऑल स्पोकन वर्ड्स फ्रोज सॉलिड अफोर दे कुड बी हर्ड. यानी अब यहाँ पे एग्जेजरेशन आ गई. पहले की बात तो समझ में आती है कि जो स्नो थी वो ब्लू कलर में टर्न हो गई थी. गीस की सिचुएशन बताई कि वो बैकवर्ड फ्लाई करना शुरू हो गए थे. लेकिन यहाँ पे उसने कहा अब इतनी सर्दी हो गई थी जो हम वर्ड्स अभी सुनने वाले ने सुनने नहीं थे, बोलने से पहले ही वो क्या हो गए, जमना शुरू हो गए. सो अब ये क्या है, ये हाइपरबोले हो गया, ये एक्सेस हो गई, एग्जेजरेट कर दी उसने बात. ठीक है, और बताना क्या चाह रहा है, पीछे कहने का मकसद क्या था. मकसद ये था कि वो ये बताए कि सर्दी हद से ज़्यादा पड़ रही थी उस टाइम पे. सो यहाँ पर ऑल वर्ड्स फ्रोज सॉलिड बिफोर दे कुड बी हर्ड, ये आपका हाइपरबोले है. नेक्स्ट, पीपल हैड टू वेट until sun up to find out what folks were talking about the night before. ठीक है, people had to wait, और फिर लोगों ने बात ही नहीं की. क्यों नहीं की? until the sun up, सूरज के निकलने का इंतज़ार हो रहा था. क्यों? क्योंकि सूरज निकलेगा और जो वर्ड्स फ्रोज हुए हैं वो मेल्ट होंगे और फिर यानी सर्दी की शिद्दत थोड़ी कम होगी और बात होगी. सो थोड़ा सा यहाँ पे ये ऑकवर्ड भी हो जाता है, लेकिन एग्जेजरेशन है. ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास सेंसुअल इमेजरी. सेंसुअल इमेजरी सेंसेस से आपको समझ आ रही होगी, बहुत ज़्यादा ये आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में नज़र आएंगे सेंसुअल इमेजरी के वर्ड्स. ठीक है, या फ्रेजेस. Sensory imagery is any description that involves one or more of the five senses. ठीक है, कि ये वो वर्ड्स यूज़ होंगे जिनका ताल्लुक आपकी 5 सेंसेस के साथ ही होगा. और ये जब आप पढ़ेंगे तो रीडर के माइंड में पढ़ते ही इमेज क्रिएट होना शुरू हो जाता है. ठीक है, टच, साइट, टेस्ट, स्मेल एंड साउंड. Poetry that is rich in sensory detail helps the reader perfectly envision the scene the poet is describing. ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि पोइट्री में ही ये यूज़ होती है, या आपकी नॉवेल्स में यूज़ हो सकती है, और इस तरह के किसी भी पीस ऑफ राइटिंग यानी किसी भी तरह आपके पैसेज में भी आ सकती है. एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं जी. इट वॉज डार्क एंड डिम इन दी फॉरेस्ट. अच्छा, एग्जाम्पल से पहले एक छोटी सी बात, MCQ किस तरह आएगा इसमें से, अगर आया तो वो आपको अंडरलाइन करके देगा सेंटेंस और पूछेगा इसकी टाइप बता दें. वो आपसे सिर्फ ये नहीं पूछेगा ये इसमें इमेजरी है क्या चीज़ है, इतना आसान सवाल नहीं पूछेगा. वो आपसे पूछेगा कि इमेजरी की टाइप बताइए. अब हमारे पास क्योंकि 5 सेंसेस हैं और 5 सेंसेस से हमारे पास 5 टाइप्स बनती हैं. ठीक है, फर्स्ट देखते हैं जी. इट वॉज डार्क एंड डिम इन दी फॉरेस्ट. अब यहाँ पर डार्क भी था और डिम भी था इन दी फॉरेस्ट. तो ये आपकी किससे ये किसको अपील कर रही है, ये आइस को अपील कर रही है. ठीक है, तो आप यानी जैसे ही मैं कहती हूँ वो बहुत डार्क और डिम फॉरेस्ट था, आपके माइंड में आप वैसे ही, क्योंकि आपने पहले वो देखा हुआ होगा कि डार्कनेस कैसी होती है, डिम लाइट्स कैसी होती हैं, आप वैसे फॉरेस्ट को अपने माइंड में फ़ौरन से बनाना शुरू कर दोगे. ठीक है, वो एक पिक्चर जो है आपके माइंड में बनेगी. सो इसको आप क्या कहेंगे जी, विजुअल इमेजरी. जिसका ताल्लुक आपके देखने से होगा वो टाइप आपकी विजुअल कहलाती है. The children were screaming and shouting in the fields. ठीक है, अब आप जो चीखो पुकार है, बच्चों का शोर शराबा है, उसका ताल्लुक किससे होगा, सुनने से होगा, सेंस ऑफ हेयरिंग. सो इसको आप ऑडिटरी इमेजरी कहोगे जी. He whiffed the aroma of coffee. यानी विफ्ट का मतलब होता है सूंघना. ये आपके चैप्टर 2 में क्लियरिंग इन द स्काई में भी यूज़ हुआ था वर्ड, अगर याद हो तो. He whiffed the aroma of coffee, कि उसने कॉफ़ी की जो खुशबू थी, महक थी, उसे सूंघा. तो इसका ताल्लुक किससे होगा आपके,
सेंस ऑफ स्मेल से। अब यहाँ आप देख रहे हो कि मैंने एक और वर्ड भी यूज़ किया है। अब सेंस ऑफ स्मेल को वो एक और वर्ड भी कहा जाता है जिसे आप कहते हैं ऑल्फैक्टरी। अब ज़रूरी नहीं है वो आपको सेंस ऑफ स्मेल ही लिख के दे, वो आपको वर्ड चेंज भी कर देगा उसकी जगह, यानी उसको चेंज करके वो इस तरह कह देगा ऑल्फैक्टरी। अब आपको पता होना चाहिए कि सेंस ऑफ स्मेल का दूसरा नाम ऑल्फैक्टरी है जी। The girl ran her hands on a soft satin fabric कि एक जो सैटिन का कपड़ा है उस पर लड़की ने क्या किया, अपने हाथ को बड़े आराम से उसको टच किया या गुजारा। अब इसका ताल्लुक आपके किससे होगा? इट इवोक्स योर सेंस ऑफ टच, ठीक है। अब इसको आप टेक्टाइल भी कहते हो अगर इसकी प्रॉपर टर्म में बात करो, और सिंपल में बात करो तो इसे आप सेंस ऑफ टच कहोगे, ठीक है। The orange are juicy and sweet, ठीक है। ये वैसे ही बहुत क्लियर है कि जैसे ही मैं कहती हूँ कि ऑरेंजेस बहुत जूसी हैं और स्वीट हैं, तो इसका ताल्लुक किससे आ जाएगा? सेंस ऑफ टेस्ट के साथ आ जाएगा। और एक न्यू वर्ड जो इसके लिए यूज़ होता है, प्रॉपर टर्म यूज़ होती है गैस्टेटरी, गैस्टेटरी इमेजरी, ठीक है। अनोमेटोपिया, अनोमेटोपिया क्या होता है? इट इज़ एन इमिटेशन ऑफ नेचुरल साउंड्स, ठीक है। नेचुरल जो साउंड्स हैं आप उसकी कॉपी करते हो, और कॉपी किस में करते हो? इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, ठीक है। वर्ड्स की फॉर्म में जब आप कॉपी करते हो और तो उसको क्या, और साउंड्स को कॉपी करते हो तो वो एनोमेटोपिया कहलाती है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ वर्ड दैट फोनेटिकली इमिटेट्स, ठीक है। फोनेटिक का मतलब साउंड्स हैं, resembles or suggests the sound that it describes, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखें, the buzzing bee flew away, buzz का वर्ड यूज होता है, तो ये क्या है आपकी लिटरेरी टर्म में? अगर इस तरह से कोई पैसेज आ जाता है जिसमें कुछ 2-3 वर्ड्स हैं जो यूज हो रहे हैं, जैसे कुकू की साउंड, जैसे कुकू आवाज़ के तौर पे वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट देखें जी, तो बजिंग क्या हो गया यहाँ पे आपका? ओनोमेटोपिया है। The sack fell into the river with a splash, अब पानी में ज़ोर से जब कोई चीज़ डाली जाती है तो आवाज़ जो आती है उसको स्प्लैश कहते हैं, ठीक है। सो ये आपका क्या हो गया? ये डिस्क्राइब कर रहा है एक साउंड को, स्प्लैश पानी की, तो इट इज़ एनोमेटोपिया। द बुक्स फेल ऑन द टेबल विद अ लाउड थंप, ठीक है। जिस तरह से सिक्के गिरते हैं, सिक्कों की जो आवाज़ होती है, किताबों की आवाज़ होती है, तो आप इसके लिए थंप का वर्ड यूज़ करते हैं। अभी पीछे हमने एक वर्ड दिल के तेज़ी से, हार्ट बीट की तेज़ी से चलने के लिए भी यूज़ किया था, ठीक है। सो अ लाउड थंप आपका यहाँ पे अगेन एनोमेटोपिया है। ही लुक्ड एट द रोरिंग, ठीक है। अब रोर आपको पता है ये किसके लिए ज़्यादातर यूज़ होता है? लाइन के लिए, उसकी आवाज़ के लिए, तो इट इज़ अनदर एग्जाम्पल। द रसलिंग लीव्स केप्ट मी अवेक, रसल पत्तों की सरसराहट, ठीक है, उसकी आवाज़ को कहा जाता है। सो इसे भी हम अंडरलाइन करते हैं। और एक बात याद रखें, ये तमाम चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, और एक दो दफ़ा आप अच्छी तरह से ज़रा कंसंट्रेशन के साथ प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर ये आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी जी। पर्सोनिफिकेशन, पर्सन से याद रखें, पर्सन शख्स, पर्सोनिफिकेशन मीन्स ऐसी चीज़ें जहाँ पर इंसानी खसूसियात आ जाएं, मीन्स द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन ट्रेट्स टू नॉन ह्यूमन, ठीक है, कि इंसानी खसूसियात आप नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स और चीज़ों को दे देते हैं, ये पर्सोनिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। इट एट्रीब्यूट्स और गिव्स ह्यूमन ट्रेट्स एंड क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन। एग्जाम्पल्स, द लीव्स वेव्ड इन द विंड, ठीक है। अब पत्ते जानदार तो नहीं है जो लहरा रहे हैं, ठीक है, लेकिन खूबसूरती के लिए और वो सीनरी क्लियर करने के लिए उसने पर्सोनिफिकेशन यूज़ कर ली। और पर्सोनिफिकेशन ये इसलिए भी यूज़ होती है जब आप उसे सिंबॉलिकल टर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे द रेन में आपने देखा था वो रिच लीव्स और जो हैं पुअर लीव्स उनकी बात करता है, या लोअर लीव्स की बात करता है, तो वो सिंबल हो जाते हैं, ठीक है, रिच पीपल का और पुअर पीपल का। तो इस रीज़न ये होती है पर्सोनिफाई करने की कि वो कहीं ना कहीं जो सिंबलाइज करेंगे वो ह्यूमन क्वालिटी को ही करेंगे, ठीक है। अंदर ने आह भरी। द स्काई वीप्स
और द सन स्माइल्ड एट अस। ठीक है, एक इसको पैराग्राफ की भी एक दो लाइन्स के साथ देख लेते हैं। पर्ल बटन swung on the little gate in front of the house of boxes। ठीक है, एक बॉक्सेस का बना हुआ घर है और वहाँ पे एक पर्ल्स से बनाया गया एक बटन है जो लटक रहा है। It was the early afternoon of a sunshiny day with little winds playing hide and seek in it। ठीक है, अब जाहिर बात है जब हवा चलती है तो वो कभी अंदर मूव करेगा घर के, कभी बाहर मूव करेगा बटन। ठीक है, पर्ल जो है, तो अब उसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए वो क्या कहता है, द विंड इज़ प्लेइंग हाइड एंड सीक। ठीक है, सो यहाँ हाइड एंड सीक जो है वो एक जो क्वालिटी है वो विंड को दे दी गई है। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। जी नेक्स्ट है जी आयरनी। आयरनी क्या है? आयरनी का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, कि आपकी अपीयरेंस और रियलिटी में फ़र्क आता है। आप कह कुछ रहे होते हैं लेकिन मीनिंग कुछ और होता है। सपोज़ इसकी बड़ी आसान सी एग्जांपल देती हूँ आपको। घर में अगर कभी आपसे कोई गलत काम हो जाता है तो अक्सर जो मदर्स हैं वो आपको जब डांट रही होती हैं तो डांटती वो कहती हैं गलत काम पे शाबाश। अब शाबाश तो अच्छे काम पे दी जाती है, मगर जब वो इस गलत काम पे आपको शाबाश कह रही होती हैं या वेल डन कहेंगी तो उसका एपरेंट मीनिंग कुछ और होगा और इनर मीनिंग कुछ और होगा। ठीक है, तो इसी तरह की सिचुएशन आयरनी कहलाती है। तो पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को। आयरनी इज अ फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द पर्सन डिलीवरिंग द आयरॉनिक स्टेटमेंट says something which is completely opposite to what they mean or what the reality of the situation is। ठीक है, टाइप्स ऑफ आयरनी आपके पास 3 टाइप्स होती हैं जी इसकी मेन: वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी एंड ड्रामेटिक आयरनी। वर्बल आयरनी, वर्बल आयरनी वर्बल से ही पता चल रहा है, वर्ड्स जैसे अभी मैंने एक प्रीवियस एग्जांपल जो दी है अभी आपको मदर की, तो ज़रा देखते हैं इसको। वर्बल आयरनी occurs when a speaker's intention is the opposite of what he or she is saying। कि जो भी जो कह रहा होता है इसमें स्पीकर, उसकी इंटेंशन कुछ और होती है और वो वर्ड्स कुछ और यूज़ कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, a character stepping out into a hurricane and saying, कि एक आदमी है, एक करेक्टर है जो कि तेज़ तूफान में बाहर निकल रहा है और वो क्या कहता है, What nice weather we are having। ठीक है, अब तूफान के मौसम को तंजिया कह रहा है वो यहाँ पर। ठीक है, आयरनी का मतलब तंज भी होता है, जहन में रखिएगा। सो ये वर्बल आयरनी है क्योंकि वर्ड्स के ज़रिए पता चल रहा है। सो व्हाट अ नाइस वेदर वी आर हैविंग, ये आपकी वर्बल आयरनी कहलाएगी। जी सिचुएशनल आयरनी, सिचुएशन होती कुछ है, समझ में कुछ और आती है। ठीक है, सिचुएशनल आयरनी occurs when the actual result of a situation is totally different from what you would expect the result to be। एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर समझ आएगा आपको, पहले उसको देखते हैं। A family, for example, a family spends a lot of time and money planning an elaborate surprise birthday party for their mother to show her how much they care, but it turns out का मतलब कि नतीजा क्या निकलता है, होता क्या है, her birthday is next month। अब वो बहुत एहतमाम से बर्थडे प्लान कर रहे थे, सब कुछ कर लिया उन्होंने, लेकिन पता क्या चलता है, बर्थडे तो नेक्स्ट मंथ थी। And none of them knew the correct date। She ends up fuming का मतलब गुस्सा आना, that no one cares enough to remember her birthday। ठीक है, सिचुएशनल आयरनी हो गई कि जिस टाइम पे जिस जगह पे वो बर्थडे प्लान कर रहे थे वो प्लान करना उनका क्या हो गया, फुटाइल हो गया, जबकि बर्थडे तो नेक्स्ट मंथ में थी। तो इस तरह की सिचुएशन आपकी क्या कहलाती है, सिचुएशनल आयरनी कहलाती है। अपेरेंटली तो उन सबको यही लग रहा था, अपेरेंट सिचुएशन तो यही थी ना कि बर्थडे प्लान हो रही है, उसको सेलिब्रेट करेंगे, रियलिटी कुछ और निकलती है उसकी। रियलिटी ये निकलती कि बर्थडे मनाई नहीं गई, इसलिए नहीं मनाई गई क्योंकि बर्थडे थी नहीं उस दिन।
इस तरह की भी जब कहानी बताई जाए आपको, या कोई डिस्क्रिप्टिव पैसेज में या नैरेटिव में इस तरह की कोई बात की जाए, तो अगर वो इस तरह की पूछ ले आपको, आपसे कह दे कि इस पैसेज के पैराग्राफ 3 में जो डिस्कशन हो रही है उससे आपको कौन सी आयरनी समझ में आ रही है या कौन सी फिगर ऑफ स्पीच की बात की जा रही है, ये चीज़ें जहन में रखनी है आपने। ड्रामेटिक आयरनी, when the reader understands more about the events of a story than a character, कि जो रीडर होता है उसको करेक्टर्स के बारे में करेक्टर के बारे में, स्टोरी में आगे क्या होना है उसका ज़्यादा पता होता है उसमें बताए गए करेक्टर्स से ज़्यादा, ठीक है। तो वो ड्रामेटिक आयरनी होती है। जैसे आपकी स्टोरी थी डेला और जेम्स की, तो उसमें क्या था, डेला ने भी सेक्रीफाइस किया, उसने भी अपनी चीज़ों को सोल्ड आउट किया और जेम्स ने भी किया। अब हमें तो ये पता था कि उसकी अगर वो उसको क्योंकि रीडर को पता है कि अगर ये उसको सेल भी कर देती है तो फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है। और जेम्स भी इसी तरह से जो अपनी वॉच है अगर वो दे आता है तो फ़ायदा फिर भी कोई नहीं होगा। लेकिन ये तमाम सिचुएशन रीडर को पता है इस टाइम पे, लेकिन स्टोरी में करेक्टर्स को नहीं पता। करेक्टर्स को बाद में पता चलेगी जब वो अपने बाल सॉर्ट आउट कर देगी और जेम्स अपनी वॉच दे आएगा। इस तरह की सिचुएशन हम ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। यानी अगर आपको कोई ऐसा पैसेज आ जाए जिसमें डेला और जेम्स तरह वाली कोई सिचुएशन हो, ठीक है, या उससे थीम कोई और हो सकता है, ठीक है, तो ये सिचुएशन आपकी ड्रामेटिक आयरनी में फॉल करेगी जी। You as the reader or audience know something that a character does not, ठीक है। Example, Tim's parents are proud of the A he got on the test, ठीक है, but we know he cheated, ठीक है। अब यहाँ टिम्स के जो पेरेंट्स हैं उन्हें फ़ख्र हो रहा है कि बेटे ने A ग्रेड ले लिया है, लेकिन हमें ये पता है स्टोरी, क्योंकि हमने टिम्स की अगर एक पढ़ी है तो हमें ये पता है कि टिम्स ने तो चीटिंग की थी, ठीक है, उसने चीटिंग करके ए ग्रेड लिया। तो रीडर को पता है लेकिन उसमें स्टोरी में पेरेंट्स को नहीं पता, तो ये कौन सी आयरनी कहलाएगी? ड्रामेटिक आयरनी कहलाएगी। जी आगे बात करते हैं जी नैरेटिव पैसेजेस के बारे में। नैरेटिव पैसेजेस में दो टेक्निकलिटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि स्पीकर कौन है और करेक्टर की टाइप्स क्या हैं। पहले बात करते हैं स्पीकर पर। देखिए, जब स्टोरी बताई जाती है, जैसे नैरेटिव की भी डेफिनेशन एक दफ़ा दोबारा आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि नैरेटिव में हमने क्या पढ़ा था, द राइटर जनरेट्स इंफॉर्मेशन इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी, ठीक है, वो स्टोरी की फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन देता है। तो ऐसी वो नॉवल भी हो सकता है। तो नैरेटिव पैसेजेस आपके इस फॉर्म में आते हैं। ये इसके अलावा ऑटोबायोग्राफी में भी जा सकते हैं। ये जो आगे पर्सन्स की बात होगी वो जी। तो स्टोरी जब भी बताई जाएगी, कहानी जब भी बताई जाएगी, वो दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ के साथ ज़्यादा बताई जाती है। एक होता है फर्स्ट पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। आपने बुक 1 में 15 स्टोरीज़ को पढ़ा था, ठीक है। इसमें से कुछ स्टोरीज़ आपकी फर्स्ट पर्सन में थी और ज़्यादातर आपकी थर्ड पर्सन में थी। पहले डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इन द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, one of the story's characters serves as a narrator and readers watch the story unfold through that character's eyes, ठीक है, कि फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में आप क्या देखते हैं कि जो कहानी है वो आपको पता ही किसके ज़रिए चलती है, उस करेक्टर के ज़रिए चलती है जो आपको कहानी बता रहा होगा। यानी आपकी स्टोरी में एक करेक्टर होगा ऐसा जो आपको सारी कहानी शुरू से एंड तक बताएगा, ठीक है, और उसमें यूज़ भी फर्स्ट पर्सन होगा प्रोनाउन का, आई या फिर वी, या तो वो प्लूरल फॉर्म में या फिर वो सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है, सॉरी प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है स्पीकर, और सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देखें, आपके पास जो है चैप्टर 2, 7, 11 एंड 15 जो चैप्टर थे आपके बुक 1 में, जैसे आपका चैप्टर 2 था क्लियरिंग इन द स्काई। क्लियरिंग इन द स्काई में जो राइटर है वो खुद ही एक करेक्टर भी है स्टोरी में, और वो खुद ही अपनी पूरी स्टोरी डिस्क्राइब करेगा कि कैसे उसके फादर ने हार्ड वर्किंग की एंड सो ऑन, उसको आगे एलैबोरेट करता चला जाएगा, बताता चला जाएगा। चैप्टर नंबर 7 था आपका
ठीक है। द यूज़ ऑफ फोर्स, उसमें जो डॉक्टर था वही उसके अंदर क्या था, नरेटर भी था, वही कहानी भी बता रहा था कि वो कैसे आया, पेरेंट्स के एक्सप्रेशंस क्या थे, बच्ची कैसा बिहेव कर रही थी, हमें तमाम कहानी उसके ज़रिए पता चलती है, ठीक है। और जहाँ जहाँ यूज़ होगी वहाँ पे फर्स्ट पर्सन यानी या तो आई या फिर वी, अगर प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा स्पीकर तो वी होगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो सिंगुलर ही यूज़ आपका होगा। अच्छा जी, चैप्टर 11 है आई हैव अ ड्रीम, एंड चैप्टर 15 आपका एंजल्स ऑथर्स के हवाले से, ये तमाम आपके फर्स्ट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए गए हैं जी। तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं ज़रा इसकी। It is impossible to say how first the idea entered my brain, but once conceived, it haunted me day and night. Object there was none, passion there was none. I loved the old man. He had never wronged me. He had never given me insult. For his gold I had no desire. I think it was his eye. Yes, it was this. He had the eye of a vulture, a pale blue eye with a film over it. ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि अगर सपोज़ मुझे एक पैसेज आ गया नैरेटिव और ये उसका फर्स्ट पैराग्राफ है, तो यहाँ देखें ज़रा इसकी सेकेंड लाइन में वो क्या कह रहा है, सेकेंड लाइन के एंड में आई लव द ओल्ड मैन, मुझे वो ओल्ड मैन पसंद था। फिर और आगे मज़ीद अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता रहा है। पहले तो उसने इंट्रोडक्शन दिया कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू से हाउ फर्स्ट द आइडिया एंटर्ड माई ब्रेन, कि मुझे पता ही नहीं कि ये जहन में मेरे ख्याल कैसे आ गया, ठीक है। बट वन कंसीव्ड इट हॉन्टेड मी डे एंड नाइट, के लेकिन एक दफ़ा जब ख्याल आ गया तो वो मुझे दिन रात क्या करने लगा, डराने लगा, ठीक है, सताने लगा। ऑब्जेक्ट देयर वॉज नन, मुझे समझ नहीं आई कि मकसद क्या था। पैशन देयर वॉज नन, पता नहीं क्या जज्बा था, क्या उसकी मेरी स्पिरिट थी इस हवाले से। आई लव द ओल्ड मैन, मुझे ओल्ड मैन पसंद भी था। ही हैड नेवर रॉन्ग्ड मी, उसने कभी मेरे साथ गलत भी नहीं किया था। ही हैड नेवर गिवन मी इंसल्ट, उसने कभी मेरी इंसल्ट भी नहीं की थी। फॉर हिज गोल्ड आई हैड नो डिज़ायर, मुझे कभी ये लालच भी नहीं था कि उसके पास बहुत दौलत है और वो मुझे चाहिए। I think it was his eye. Yes, it was this. हाँ, मुझे लगा ये इसकी आँख थी, ये वही थी। He had the eye of a vulture, एक गिद्ध जैसी आँख। A pale blue eye, एक हल्की सी फिरोज़े से रंग की आँख। With a film over it, जिसके ऊपर एक लेयर भी थी। अब यहाँ पे आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ये कौन बता रहा है आपको तमाम डिस्क्रिप्शन? आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। कहानी किसने बताना शुरू की? आई ने। आई कौन है यहाँ पे? वही आपका स्पीकर है, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट पर्सन कहलाएगा जी। थर्ड पर्सन, अ पर्सन नॉट इन्वॉल्व इन दी एक्चुअल स्टोरी। थर्ड पर्सन मीन्स ऐसा स्पीकर जो कि कहानी में एज अ करेक्टर नहीं होगा कभी भी, ठीक है। हाँ, वो क्या करेगा? He tells the thinking and actions of all characters, लेकिन वही आपको कहानी में तमाम कैरेक्टर्स के थॉट्स भी बताएगा और ये भी बताएगा कि उनको अब क्या कर रहे हैं, ठीक है। सपोज पहला चैप्टर ले लेते हैं, इसकी बटन वेरी फर्स्ट लाइन, द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, ठीक है। वो आपको जो है राइटर, जो स्पीकर है उसमें, वो आपको बता रहा है पहले कि सिचुएशन क्या है, ठीक है, कहाँ से जो स्टोरी है वो शुरू हो रही है, ठीक है। उसके बाद जब नॉर्मा के डायलॉग्स आते हैं तो नॉर्मा जिस कंडीशन में है वो पहले उसको एलैबोरेट करेगा कि नॉर्मा ऑफिस से आई है, उसने लैम्प चॉप्स को बॉयलर में रखा है और उसके बाद फिर वो जो पैकेज है एनी हाउ जो पड़ा हुआ था उसको रीड करना शुरू करती है। इसी तरह से स्टीवर्ड के जो डायलॉग्स हैं वो बताने से पहले वो ये बताएगा कि उसके जेस्चर्स कैसे हैं। आर्थर जैसे ड्राइंग, आपने देखा कि आर्थर की बात करने से पहले वो बताएगा कि आर्थर कहाँ पे है, जैसे वो ड्राइंग रूम में है, और इस तरह से चीज़ें और कहानी बताई गई है। तो जब इस तरह की बात आ जाती है तो वो थर्ड स्पीकर होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं।
The rocket metal cooled in the meadow winds. Its lid gave a bulging pop. From its clock interior stepped a man, a woman, and 3 children. The other passengers whirled away across the Martian meadow, leaving the man alone among his family. ठीक है, अब यहाँ पर जो आपकी ये मैंने पैराग्राफ लिया है चैप्टर 3 से ऑफ बुक 1, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो स्पीकर है, जो थर्ड स्पीकर है, वो आपको बता रहा है, ठीक है, कि क्या वो आपको सेटिंग के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि क्या सेटिंग है। तो इसी तरह से और एक चीज़ और, आप इसको थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे जब जब वो उनको इंट्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है, तो उनके लिए वो थर्ड पर्सन को ही प्रोनाउन के यूज़ करेगा। जी, कैरेक्टर्स, आगे बात आ जाती है कैरेक्टर्स की कि अगर आपको वो पूछ लेता है किसी भी कैरेक्टर के हवाले से, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी टाइप में फॉल कर रहा है। डायनामिक कैरेक्टर, डायनामिक कैरेक्टर कौन से होते हैं? जो विद द पैसेज ऑफ स्टोरी चेंज होते चले जाते हैं, ठीक है, यानी वो चीज़ों से सीखते हैं, गलतियों से सीखते हैं, या जो भी है उनके अंदर चेंजेस आते हैं, वो कैरेक्टर डायनामिक कैरेक्टर कहलाता है। चैप्टर नंबर 6 द रिवॉर्ड, ठीक है, द रिवॉर्ड में आपने देखा कि उसमें टर्बर्ट और जर्गन्स आपस में दलाइल दे रहे हैं, ठीक है, और जो जर्गन्स है वो टर्बर्ट को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, और एंड पे आप क्या देखते हैं, जो टर्बर्ट का कैरेक्टर है वो एंड पे इस कदर कन्विंस हो जाता है कि दोबारा वो जर्गन से उस बारे में ये नहीं पूछता कि जर्गन का क्या एम था जो उसने छोड़ दिया था, क्यों? क्योंकि टर्बर्ट को एक बात समझ में आ जाती है। सो जब आपकी कैरेक्टर में इस तरह से चेंजेस आती हैं तो वो डायनामिक कैरेक्टर्स में फॉल कर जाता है। स्टैटिक कैरेक्टर, स्टैटिक कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें शुरू से आखिर तक, ठीक है, फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड ऑफ द स्टोरी कोई चेंज नहीं आता। नॉर्मा की एग्जांपल सबसे बेस्ट है आपकी बुक में से। नॉर्मा जैसी शुरू में लालची थी, ग्रीडी थी, वैसी एंड तक रहती है। जब वो ये सुन भी लेती है कि आर्थर की डेथ हो गई है, उसके बाद उसे इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे याद आ जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी गलतियों से नहीं सीख रही, मिस्टेक्स को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। राउंड कैरेक्टर, अच्छा, राउंड कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? डेला और जेम्स का आपको नाम नज़र आ रहा होगा। राउंड कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसके बारे में ऑडियंस को, रीडर्स को ज़्यादा पता होता है, ठीक है, कैरेक्टर्स को इतना नहीं पता होता। जैसे डेला और जेम्स की इसके अंदर एग्जांपल थी कि डेला जो उसमें काम कर रही थी, जो यानी बाल बेचने के लिए, सोर्ट आउट करने के लिए जाती है अपने हेयर्स को, गोल्डन हेयर्स को, वो रीडर को ज़्यादा पता था कि आगे क्या होगा, इसे क्यों नहीं, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से जेम्स की बात थी। तो ऐसे कैरेक्टर्स जिसके बारे में कहानी पढ़ते हुए रीडर ज़्यादा जानता है और कैरेक्टर्स को बहुत एंड पे जाके पता चलता है, वो आपके राउंड कैरेक्टर्स कहलाएंगे। प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट कौन होता है? ये माउथ पीस होता है राइटर का एक्चुअली, ठीक है, कि इसमें और आपका रीडिंग रोल प्ले कर रहा होता है ये कैरेक्टर, ठीक है। जैसे जर्गन्स ही की एग्जांपल ले लें कि इसमें जो रिवॉर्ड में वो बात समझाना चाह रहा था आपको डिटर्मिनेशन और अपॉर्चुनिटी के हवाले से, उस पर डिबेट जो कर रहा था, बार बार दलाइल दे रहा था, फिर एग्जाम्पल दे रहा था, वो जर्गन ही था, और उसने एंड पे टर्बर को कन्विंस भी कर लिया, ठीक है। सो जो माउथ पीस ऑफ राइटर होता है, जो वो और जो राइटर अपनी बात, आइडिया कन्वे कर रहा होता है, वो जिस कैरेक्टर के थ्रू करता है, और जिस कैरेक्टर के थ्रू वो कहानी रिवॉल्व हो रही होती है, वो आपका प्रोटैगनिस्ट कहलाता है। एंटेगनिस्ट, ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट होगा, ठीक है। प्रोटैगनिस्ट का ऑपोजिट एंटेगनिस्ट होता है, मीन्स आइडियाज़ को अपोज करना, ठीक है। स्टीवर्ट की मिसाल ले लें, बटन में, उसमें जो आर्थर है, आर्थर जो है पूरी कोशिश कर रहा होता है कि नॉर्मा इस तरह का काम ना करे, ठीक है, या राइटर एक थीम ये कन्वे करना चाह रहा है इसके अंदर हमें स्टोरी में कि हमें लालच से बचना चाहिए, ग्रीडी स्कर्ट्स। स्टीवर्ट इसमें मुसलसल क्या कोशिश कर रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है, वो शुरू से एंड तक उसको किसी ना किसी तरह से नॉर्मा उसको वापस भी कराती है, उस जो बटन यूनिट है, सॉरी, वो वापस भी कर देती है स्टीवर्ट को, लेकिन स्टीवर्ट क्या करता है, फिर उसे कन्विंस करता है, ठीक है। तो ये एंटेगनिस्ट होते हैं।
जी, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू वेरी मच।